नमस्कार। लोकतंत्र का त्योहार, महापर्व, लोक का उत्सव अब उस घड़ी में आ चुका है जहां से ये उत्सव धीरे धीरे करके अपने समाप्ति की तरफ है। और न्यूज़पेपर की प्रणाली को आप समझते हैं, जहां हर रोज हजारों शब्द जुटाने होते हैं उस खास विषय के अंतर्गत जो उनके हिस्से में काम होता है। तो वो जो न्यूज़पेपर की हमारी टीम है प्रभात खबर की, हम उसके पास आए हैं और उन लोगों से चर्चा करेंगे कि उन्होंने कैसे रोज रोज कई हजार शब्दों के रिपोर्ट्स को तैयार किया, कैसे उनको क्या क्या जानकारियां किन किन हिस्सों से कहां से मिली। इस पूरी बातचीत में हमारे साथ होंगे मिथिलेश झा जी, जो प्रिंट न्यूज़पेपर के जो न्यूज रिपोर्टर्स हैं उनके पास जाएंगे और बारी बारी से उन लोगों के एक्सपीरियंसेस और उनके सीटों पर या जिन चीजों को वो कवर कर रहे थे वहां पर क्या घटनाएं घटी, क्या बातें हुई, क्या नई चीजें हुई, क्या नई रिपोर्ट्स हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मिथिलेश जी, अब आपके हवाले है। धन्यवाद। शुरू कर लीजिए। हाँ, तो अब शुरू करते हैं। हम लोग आ गए हैं अपने प्रभात खबर के न्यूज़पेपर के डिपार्टमेंट में। यहीं से हर दिन आप जो इधर उधर देख रहे हैं काम चल रहा है, ये सारे लोग अखबार तैयार करने में अभी से जुटे हुए हैं और इन्हीं लोगों की मदद से आप कल का जो आज की जो सारे समाचार होते हैं वो कल के अखबार में आप देख पाते हैं। तो आइए आज हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। सुनील झा जी हमारे साथ हैं। सुनील झा जी, आप चुनाव के दौरान अखबार में बहुत सारे विश्लेषण आपने छापे हैं और जबरदस्त तरीके से आपकी रिपोर्टिंग चली है। तो आपसे हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ये जो नया एक पौध तैयार हुआ है राजनीति की झारखंड में, वो JLKM जयराम महतो की, उन्होंने जो बड़ा खेल किया है इस बार, कई सीट पे NDA को गच्चा दे दिया है। गच्चा दे दिया इन द सेंस कि उनकी हालत खराब कर दी है। तो एक तो वो, और दूसरा कि वो कैसे इतनी तेजी से इतने कम समय में कैसे जयराम महतो इतना बड़ा नेता बन के उभर गए, जरा इसके बारे में बताइए। देखिए, आज जब रिजल्ट आया तो हमने JKLM जयराम महतो की पार्टी है उसके जो परिणाम है, उनको जो वोट मिला उसको हम पहली नज़र देखने का काम किया। तो हम देखे जो पहली बार वो पार्टी लड़ रही है, एक तो अपने जीते हैं और वो जिस सीट पर जीते हैं वो JMM की महत्वपूर्ण और मजबूत सीट थी। आप गढ़ थी, गढ़। हाँ, राज्य गठन के बाद उस पर झामुमो कभी हारी नहीं थी। तो डुमरी हराया, दूसरी सीट वो बेरमो लड़ रहे थे। तो वहाँ उनको कमजोर कड़ी बताया जा रहा था, कहा जा रहा था जो यहाँ नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको जानकर लगेगा जो वहाँ गिरिडीह से सांसद रह चुके, एक बार नहीं 4-4 बार सांसद रह चुके, लगातार सांसद रह चुके रविंद्र पांडे, हाँ रविंद्र पांडे जी तीसरे स्थान पर पहुंच गए और जयराम महतो दूसरे स्थान पर है। उनकी पार्टी ने क्या कमाल किया आप देखिए। चंदन कियारी में विपक्ष के नेता अमर कुमार बौरी तीसरे पोजीशन पर पहुंच गए। गोमिया से वर्तमान विधायक लंबोदर महतो वो तीसरे पोजीशन पर पहुंच गए। उतना तो छोड़िए, आप चले आइए सिल्ली, ठीक है वहाँ सुदेश महतो जीते नहीं, लेकिन अगर आंसू अपने पूर्व की तरह अपना वोट ट्रांसफर करा पाते तब तो रिजल्ट 10 सीटों पर अलग होता। लेकिन हम जब देखें तो 9 NDA गठबंधन जो सीट हारी है उसमें प्रथम दृष्टया हमको ये देखने को मिला जो 9 ऐसी सीट है जिसमें हार जीत का अंतर जो जयराम महतो की पार्टी को वोट मिला है उससे कम है। आप यही बगल का कांटी ले लीजिए, 25,000 वोट मिला है जयराम महतो की पार्टी, 968 वोट से भाजपा ये सीट 34 साल के बाद हारी। तो इस तरह की और सीटें हैं। आपको चले जाइए रामगढ़ जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा जो वहाँ हमको जो लग रहा है जो आंसू को भाजपा का वोट तो मिला। जब भाजपा और आंसू अलग अलग लड़ी थी, अब बहुत सीटों को अगर और देखना होगा, जब 2019 में भाजपा और आंसू अलग अलग इलेक्शन लड़ा तो दोनों को कितना वोट आया। तो इस बार जिस सीटों पर आंसू या भाजपा को वोट मिला है, क्या वो अलग अलग वोट लड़ने से कितना अधिक मिला है। अगर मान लीजिए रामगढ़ में और भाजपा को आंसू को जितना वोट मिला लगभग उसी के आसपास 2019 में भाजपा को वोट मिला होगा। तो आप ये मान के कह सकते हैं जो भाजपा का वोट तो आंसू को मिला, क्या आंसू अपना वोट ट्रांसफर करा पाया अपनी पार्टी को, क्या वो वोट जो मिला हो क्या जयराम महतो की पार्टी को नहीं। तो ऐसी सीट और ऐसा नहीं है। कुछ सीटों पर इंडिया गठबंधन को भी जहाँ उनका प्रभाव वाली सीट है जो कहा जा रहा था जो उत्तरी और दक्षिणी नागपुर प्रमंडल में रहा और पूर्वी बहुल जो सीटें हैं उस सीट पर तो जयराम महतो का असर दिखा और फिलहाल इस चुनाव में उन्होंने आंसू को दिया। तो आपसे मैंने एक और सवाल पूछा था कि जयराम महतो इतना मजबूती के साथ चुनाव लड़े बहुत कम समय में, लोकसभा चुनाव को भी 6 महीने हुए। देखिए, उनकी शुरुआत जहाँ से हुई वो आपको याद होगा मगही, भोजपुरी
जो भाषा शामिल किया गया था वो, और उसके बाद 632 का खतियान। तो उस समय जो माहौल बना, उस माहौल को क्षेत्र विशेष में ऐसा आप चले गए पलामू प्रमंडल में वो लड़ने के लिए सबसे ज्यादा सीट पर लड़ने वाली पार्टी थी वहाँ पर भाजपा हाँ थी। तो थी, लेकिन आप पलामू चले जाइए, संथाल चले जाइए, कोल्हान में भी आप कर सकते हो। उनका प्रभाव दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के कुछ सीटों पर, और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आप कोडरमा वाली इलाके की सीट छोड़ दीजिए तो बाकी सब सीटों पर उनका प्रभाव दिखा है। और जहाँ दिखा है वहाँ उस आंदोलन का भी प्रभाव दिखा था। तो जहाँ उस आंदोलन का प्रभाव दिखा था वहाँ जयराम महतो का भी प्रभाव दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समझा कि जयराम महतो की राजनीति कैसे 1932 का खतियान भोजपुरी मगही को वो जो दर्जा दिया जा रहा था उसके खिलाफ शुरू हुआ था, और इस तरह से आज वो एक राजनेता के रूप में खुद को स्थापित करने में कामयाब होते दिख रहे हैं। अब आते हैं हम लोग सुनील जी के पास। सुनील चौधरी जी लंबे समय से मुख्यमंत्री का भीड़ देखते हैं, और मुख्यमंत्री के आवास में, उनके कार्यालय में जो भी कार्यक्रम हो उसकी सारी जानकारी सुनील जी से ही हम लोग लेते हैं। और सुनील जी, आप ये बताइए कि ये जो राजनीतिक का जो पूरा एकदम चुनाव का जो दौर रहा 35 दिन का हुआ, और आज मतगणना खत्म होने तक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को आपने किस तरह से देखा और उनकी व्यस्तता किस तरह की रही, किस तरह से आप लोगों ने उसको कवरेज दिया पूरा? देखिए, आप देख सकते हैं कि एनडीए और इंडिया गठबंधन, एनडीए की ओर जहाँ 2 दर्जन से ज्यादा स्टार कैंपेनर थे, वहीं इंडिया गठबंधन में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, ये 2 ही स्टार प्रचारक थे। हालांकि आए, कांग्रेस के भी आए, राहुल गांधी आए, और राजद के भी आए, मल्लिकार्जुन यादव जी आए। लेकिन आपको ताज्जुब होगा यह जानकर कि कांग्रेस और राजद के प्रत्याशी भी चाहते थे कि उनके लिए हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ही प्रचार करें। जेएमएम पार्टी में हम लोग हर रोज देखते थे लेटर पड़ा हुआ है कि हमारे यहाँ कैंपेन कीजिए मत। फिर भी हेमंत और कल्पना ने एक स्ट्रेटजी बनाया था। जैसे एक विधानसभा में आज हेमंत सोरेन प्रचार किए तो 2 दिन बाद फिर कल्पना सोरेन वहाँ जाते। इस तरह इन्होंने, आपको ताज्जुब होगा जानकर कि 100 सभा हेमंत सोरेन ने किया और 100 सभा कल्पना सोरेन ने। सीट है 81। आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक सीट पर इन्होंने 2-2, 3-3 सभा की। मैंने सभाओं का एक तरह से कहा था कि शतक लगाया, और सीट कितना पाया, अर्धशतक से भी ज्यादा पाया। तो माने एक बेहतरीन प्रदर्शन इनका रहा है। और दूसरी बात आप बतला दूं कि जेएमएम का, जब से जेएमएम गठित हुआ तब से लेके अब तक यह झामुमो का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है। 45 में 34 सीट झामुमो ने जीता है। यदि स्ट्राइक रेट की भी बात करें तो 79% से अधिक स्ट्राइक रेट निकाला। हाँ बिल्कुल, ये पूरी सरकार की ही बात करें तो अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सरकार रिपीट कर रही है और पूर्ण बहुमत के साथ, जितना उसको पिछली बार मिला था उससे ज्यादा सीट के साथ। आज दिन भर मुख्यमंत्री की क्या व्यस्तता रही, कैसे आपने उनको देखा? दिन भर देखिए, सुबह के समय तो वो उठ करके अपना वो लैपटॉप खोल करके देख रहे थे रिजल्ट का। एक ब्लैक बोर्ड भी रखे हुए थे, पूरा हिसाब किताब लगा रहे थे। कहाँ उस समय वो आश्वस्त थे। उन्होंने उस समय कहा भी था कि जीत और प्रचंड होगी। जब जेएमएम का इंडिया गठबंधन लगभग 40-45 सीट पर आ गए, तब भी उन्होंने कहा था इससे भी अधिक सीट आएगी। और हुआ भी, शाम होते होते आपने देखा कि परिणाम पूरी तरह से उलट गया। इसके बाद वो गए, बच्चे उसी दौरान स्कूल से आ गए। माँ नहीं थी, पत्नी जो कल्पना सोरेन गांडे की प्रत्याशी है तो वो गांडे में थी, मतगणना वहाँ चल रहा है। हेमंत सोरेन मतगणना में नहीं गए थे, वो रांची से ही सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं। बच्चे आए, तब तक लगभग यह स्पष्ट हो गया था कि सरकार फिर इनकी बन। बच्चे उनसे लिपट गए, काफी देर वो 1 घंटे तक बच्चों के साथ रिलैक्स होकर के आए कि अब कुछ नहीं है। फिर इस दौरान आते रहे कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर मिलने आए, राजेश ठाकुर मिलने आए, केशव प्रसाद आए मिलने के लिए। तो सबके साथ उन्होंने बातचीत भी की। जैसे जेएमएम के भी कई साथी उनके साथ लगे रहे, लगातार बातचीत में। शाम होते ही उन्होंने कल्पना सोरेन को खबर की, तब वो हेलीकॉप्टर से गांडे से लौटी। तो वो आपको लगेगा कि अपनी पत्नी का वो स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट गए, उनके हाथों में बुके दिया और कहा कि हमारे स्टार कैंपेनर का स्वागत है। और साथ में बच्चे भी थे। फिर साथ में पूरा परिवार यहाँ लौटे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान तो सीएम आवास का कहना ही क्या, जैसे लग रहा था कोई
जश्न हो रहा है, जमकर आतिशबाजी हुई, खूब मिठाइयाँ कट रहे थे, सारे लोग लेकर लोग झूम रहे थे, ढोल नगारा मांदर हर तरफ, मतलब एक जश्न का पूरा माहौल बना हुआ था। बिल्कुल, इससे बड़ा जश्न और क्या हो सकता है कि एक सरकार ने सिर्फ 5 साल तक काम किया, वो सरकार फिर से रिपीट हो और इस तरह के इस प्रचंड बहुमत के साथ झारखंड के इतिहास में इतनी सीटें तो आज तक किसी सरकार को नहीं मिली। जी बिल्कुल, बीजेपी को मिली थी पहले, लेकिन एक सिंगल यदि लार्जेस्ट पार्टी की बात करें, जेएमएम का यह बेहतरीन प्रदर्शन रहा अब तक। जेएमएम के गठन से लेकर के अब तक इतनी सीट 34 सीट पर कभी जेएमएम नहीं जीती थी। कांग्रेस भी नहीं जीती थी, कांग्रेस भी 16 सीट कभी नहीं कह जीती। सकते, हाँ कांग्रेस भी 16 सीट जीती। तो ये गठबंधन के तहत लड़ा गया चुनाव, एक रणनीति के तहत लड़ा गया चुनाव और बहुत बेहतर तरीके से लड़ा गया चुनाव इसको कहेंगे। और जो बहुमत मिला है उसको खैर कुछ कहना ही नहीं। आइए अब आपको मिलवाते हैं हम अपने अखबार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेवार व्यक्ति से, जिनका नाम साकेत पुरी है। ये पेज का जो है ओवरऑल डिजाइन से लेके और खबरों के सिलेक्शन में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इनसे हम ये जानेंगे, साकेत जी आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अखबार के लिए जो आप प्लान करते हैं तो उस समय आप खबरों का चयन कैसे करते हैं, और जो चुनाव का जो दौर था खास करके बहुत अहम होता है किसी भी अखबार के लिए, किसी भी मीडिया के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है कि उसमें पक्ष है विपक्ष है, उसको बैलेंस करके चलना है। फिर कौन सी खबर है जो प्रमुखता से छपेगी, किस खबर को कम करके छापना है, तो लेवल कैसे तय करते हैं आप, जरा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। चुनाव के दौरान अमूमन जो सबसे ज्यादा जिस चीज को एडिट करने की जरूरत होती है वो ये है कि अधिकतर नेता जो बयान देते हैं उसमें कई चीजें होती है जो आपत्तिजनक होती है, धर्म संप्रदाय या पर्सनल आक्षेप। तो उस चुनाव के दौरान हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी कि ऐसी कोई चीज अखबार में ना जाए जिससे किसी का व्यक्तिगत चरित्र हनन होता हो, समाज में वैमनस्यता फैलती हो, तो इसका ध्यान रखा जाता है। बाकी खबर तो वही है जो मास इम्पैक्ट डाले, जो बड़े वर्ग को कवर करता हो। तो ये सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी इसी चीज को लेकर के दिखानी पड़ती है कि कोई ऐसी चीज ना चली जाए जिससे ये आरोप लगे कि हम किसी के साथ पक्षपात कर रहे हैं या जिससे समाज में कोई तनाव पैदा हो। ये चीज पूरे इलेक्शन के खबरों के कवरेज के दौरान हम लोगों ने इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा। तो आप इतने जिम्मेवार पद पे जब हैं तो एक चीज आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतनी सारी चीजें, खबरें तो सैकड़ों खबरें आती हैं, प्रभात खबर के बहुत सारे यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स तो ऐसे ही चलते हैं और हर जिले में यानी 24 जिले में तो ब्यूरो प्रमुख बैठे हैं, हर प्रखंड में अपना रिपोर्टर है और उनके तहत भी कई रिपोर्टर जो हैं मातहत काम करते हैं। तो इतनी सारी खबरों के सिलेक्शन में बड़ी चुनौती आती होगी और बहुत सारे मुद्दे भी आते होंगे जो गांव के सुदूर गांव से जो चीज़ें चल के आती हैं, आमतौर पे जो चीज़ें सरकार तक नहीं पहुंच पाती हैं, शहर में चकाचौंध में लोग खोए रहते हैं और गांव में जो दुख दर्द और समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं वो नहीं आ पाती हैं, तो उनको भी लाना होता है। उसके लिए क्या तरीका अपनाते हैं आप लोग? नहीं, इस जन मुद्दे या पब्लिक की जो समस्या है उसको लेकर के आज नहीं, शुरुआती दौर से प्रभात खबर बहुत ज्यादा उसको लेकर के गंभीर रहा है और ये इसको लेकर के हम लोग कहीं कंप्रोमाइज नहीं करते हैं इस जन मुद्दों को लेकर के। और इसीलिए इस चुनाव से 3 महीने पहले से हम लोगों ने झारखंड विधानसभा के सभी सीटों की रिपोर्ट कार्ड छापनी शुरू कर दी। तो रिपोर्ट कार्ड में हम एक एक करके बतला रहे थे कि किस विधानसभा में पिछले 5 साल में क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, कहाँ कमी रह गई। और ये हम नहीं बतला रहे थे, वहां के लोगों को उसमें शामिल करके लोगों के थ्रू ही हम लोगों ने उसको पेश किया। बाद में जब इलेक्शन की घोषणा आचार संहिता लागू हो गया तब भी लगातार हम लोगों ने जन मुद्दों को प्रमुखता से रोज कॉलम बना करके दिया। जनता के मुद्दे, ये कॉलम का नाम ही था। तो जन मुद्दों को हमेशा से प्रभात खबर प्रमुखता देता रहा है और उसके साथ कोई कंप्रोमाइज कभी हम लोगों ने नहीं किया। बिल्कुल, प्रभात खबर जन मुद्दों की बदौलत ही प्रभात खबर है।
40 साल का सफ़र प्रभात खबर ने पूरा किया है, तो उसकी वजह झारखंड की, बिहार की जनता ही है, और बंगाल में भी अपना एडिशन है, तो बिल्कुल सही बात है। अभी जो जन मुद्दे हैं, चुनाव के दौरान बहुत सारे मुद्दे आए, सरकार बन चुकी है एक तरह से सरकार, तो इतना बड़ा प्रचंड बहुमत झारखंड के इतिहास में कभी किसी को नहीं मिला था। तो आप कौन कौन से वो मुद्दे देखते हैं, कौन कौन से वो फैक्टर आप देखते हैं जिसकी बदौलत जेएमएम की गठबंधन वाली सरकार जो है फिर से इस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी है? एक्चुअली जो बहुमत यहाँ पे इस समय आया है इंडिया गठबंधन को प्रचंड बहुमत, दो फैक्टर है। पहला फैक्टर तो ये कि मुख्यमंत्री बनने के साथ हेमंत सोरेन ने अपना इशू बकायदा पहचाना और उसी पे बढ़े। उन्होंने अपना मतलब उनका जो रास्ता था उसे भटके नहीं, और उसका परिणाम ये हुआ कि कभी बिहार में लालू यादव के साथ एक माई गठबंधन, माई समीकरण बना था। लगभग वही चीज दिख रहा है इस समय यहाँ पे। अल्पसंख्यकों और आदिवासियों को इतना जबरदस्त ढंग से जामुमू अपने साथ ले आया है कि सिर्फ इस चुनाव में नहीं, अगर ये कंटिन्यू करता है तो लंबे समय तक जामुमू को चुनौती देना किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल होगा। और इस बार इंडिया गठबंधन के बेहतर करने का दूसरी एक बड़ी वजह जो है वो है राज्य में एक नए पार्टी का उदय, जेकेएलएम, जयराम महतो जी हैं, उनकी पार्टी है जेकेएलएम। इसने पूरे झारखंड में 10 सीट पर लड़ी आजसू, 10 सीट पे आजसू को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया। मतलब उसकी सारी सीटें इसने काट ली। जीतने को उन्होंने 71 सीटों पर लड़, जेएलकेएम ने जीते एक ही, सिर्फ जयराम महतो अपनी सीट बचा पाए, लेकिन आजसू को उन्होंने हर जगह 10 में से 9 सीट को हरवा दिया, और इसका सीधा नुकसान भाजपा को हुआ और इसका सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को हुआ। तो ये जो समीकरण है, एक तो आदिवासी अल्पसंख्यकों का गठजोड़ जो जेएमएम के साथ बड़ी मजबूती के साथ इस बार लगा, और दूसरा जेकेएलएम का फैक्टर जो भाजपा को नुकसान कर गया, इसके चलते इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से इस बार सरकार बना रही है। यानी लालू ने माई समीकरण को पहचाना था और हेमंत सोरेन ने आय समीकरण को समझ लिया, और मैया सामान लाके महिलाओं की आय बढ़ा दी और वोट भी अपने तरफ कर लिया। इसके अलावा जो वो मुद्दे जिसकी वजह से बीजेपी हारी, बीजेपी की हार के बड़े कारण आप क्या देखते हैं? हाँ, बीजेपी के मुद्दों की बात करें तो बीजेपी को लेकर के सबसे बड़ा नुकसान हेमंत सोरेन की इस सरकार से पहले वाली जो सरकार थी, रघुवर दास की सरकार, उस दौरान लैंड को लेकर के बहुत सारा रिफॉर्म शुरू किया गया था। झारखंड में जमीन जो है वो बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। आप जमीन के साथ जहां छेड़छाड़ करिएगा तो एक बहुत बड़ा वर्ग है वो आपसे बिदक जाएगा। हुआ भी यही। रघुवर सरकार जब लैंड रिफॉर्म्स लेकर के आए और उद्योगों के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर के नया कानून बनाए, और वो जो है आदिवासियों का विश्वास उस फैसले से इस कदर खिसका कि इस बार इतनी मेहनत के बाद भी राज्य की रिजर्व 28 एसटी सीट में से मात्र 1 सीट बीजेपी को ही, वो भी चंपई सोरेन वाली सीट सरायकेला की, बाकी 27 सीट पे हार गई। तो ये आदिवासियों का भाजपा से बिदकना, ये बहुत बड़ा डैमेज फैक्टर है बीजेपी के लिए, जो कब ये लोग उसको ठीक कर पाएंगे कहा नहीं जा सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी हम लोगों ने देखा पिछले दिनों ईडी के धराधर छापे पड़ रहे थे लैंड स्कैम को लेके, यानी कि झारखंड में लैंड स्कैम मंजूर है, लैंड रिफॉर्म मंजूर नहीं है लोगों को। लैंड स्कैम, सिर्फ लैंड स्कैम की बात नहीं, अभी मतलब अगर एक कड़वा सच कहा जाए तो ये है कि भ्रष्टाचार अब बहुत बड़ा मुद्दा भारतीय जनमानस के लिए नहीं रहा है। ये ओवरऑल अखिल भारतीय स्तर पर आप देख सकते हैं कई जगह भ्रष्टाचार कहीं कोई मुद्दा रहे नहीं। भ्रष्टाचार के आरोप लगने वाले कई लोग भारी बहुमत से सीट निकालते रहे, जीतते रहे, महत्वपूर्ण पदों पर रहे, तो भ्रष्टाचार कभी कोई मुद्दा रहा ही नहीं। ऑब्वियसली यहां भी नहीं है, लेकिन जमीन झारखंड के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। वो यहाँ की जनमानस से जुड़ी हुई ऐसी बात है जिसके साथ आप जहां छेड़छाड़ करिएगा
तो उसका परिणाम फिर आपको भुगतना पड़ेगा, और इसमें कोई दो मत नहीं। आइए अब हम आपको मिलवाते हैं सतीश जी से। सतीश जी आप बैठे रहिए, आराम से बैठ के बात करते हैं। आप बीजेपी को कवर करते हैं बहुत करीब से। आप हम लोगों ने देखा बीजेपी ने किस तरह कारपेट बॉम्बिंग करी पूरी तरह से, मतलब झारखंड के चप्पे चप्पे पे कह सकते हैं हम लोग कि देश भर से नेता को लाके चुनाव प्रचार कराया गया। हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री 3 महीने से ज्यादा से यहाँ कैंप कर रहे थे, और अपने कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार यहाँ कैंप कर रहे थे। बावजूद इसके अगर बीजेपी अपना पुराना प्रदर्शन भी नहीं दोहरा पाई, क्या कारण रहा है कि कहाँ चूक रही? सबसे जब लोकसभा चुनाव था तब भी ट्राइबल को लेके जो नाराजगी थी बीजेपी के प्रति, उस समय भी झलकी की सभी ट्राइबल सीटें लोकसभा में आ चुकी थी भाजपा 5 की 5। उसके बाद उसको एड्रेस नहीं किया, भाजपा ने उसको एड्रेस नहीं किया, और इसका परिणाम है कि अभी आप देखिएगा पिछले बार 2 ट्राइबल सीटें ऊटी और तोरपा जीती थी, और इस बार भी 1 सीट सिर्फ जीत पाई है, और वो भी उसके भरोसे चंपाई सोरेन। हालांकि इन लोगों ने ट्राइबल को अपने पक्ष में करने को लेके चंपाई सोरेन को ले आए, लोबिन को ले आए, सीता सोरेन को ले आए, गीता खोड़ा को ले आए, लेकिन किसी तरह का माहौल नहीं बना, क्योंकि आप उसके एजेंडे और उसको छू नहीं पा रहे थे। उसके जो एजेंडे हैं आपने एड्रेस नहीं किया तरीके से कि भाई स्थानीय नीति पे आपका क्या स्टैंड होगा। आपने घोषणा पत्र जारी किया, सरना धर्म कोड पे क्या रहे। दूसरा हमारा लगा कि भाजपा इस बार कॉर्पोरेट कल्चर की तरफ कार्यकर्ताओं के बीच में एक तो टिकट बंटवारा को लेकर नाराजगी काफी थी, उसको लेकर कुछ हद तक तो नाराजगी दूर कर गई पार्टी ने, बहुत हद तक की, लेकिन फिर भी उसका रहा। और दूसरा चीज है कि कॉर्पोरेट की तरफ जब आप चुनाव लड़ते हैं तो कार्यकर्ता जो आपका है वो खुद बैठ जाता है, और कई कार्यकर्ता और जो पिछले चुनाव में लगातार जिनको दायित्व दिया जाता था वो लोग घूमते रहे और बोले कि हम लोग का कोई दायित्व नहीं। एक तो ये दोनों फैक्टर मेजर फैक्टर लगता है कि जिसको आप एड्रेस नहीं किए। लोकसभा में आप इसी को लेके रहे कि भाई विधानसभा में हम 51 सीटों पे बढ़त पाए हैं तो वो हमारी सीटें हैं, जबकि वो सीटें नहीं थी। वो लोकसभा में मोदी गवर्नमेंट को केंद्र सरकार में बन गई थी, तो वो था स्टेट को लेकर वो जनादेश नहीं था, और इसी जनादेश को लेकर आगे बढ़े। तो जैसे आप कह रहे हैं कि आदिवासियों के मुद्दे को एड्रेस नहीं किया गया, आदिवासी नेताओं को तो लेके आए, गोविंद हेमब्रम जो मुखर होकर चेयरमैन के खिलाफ बोलते थे उनको आप ले आए, चंपाई सोरेन जिसको हेमंत सोरेन का विकल्प बनाया गया उसको आप ले आए, लेकिन हेमंत सोरेन की क्या स्ट्रेटेजी है वो दोनों आपको नहीं बता पाए बीजेपी को, या फिर बीजेपी ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर ट्राइबल के मुद्दे क्या जाते हैं। बीजेपी एक ही मुद्दा लेकर शुरू से आप देखेंगे पूरा चुनाव अभियान, तो वो उसका मेन फोकस रह गया बांग्लादेशी घुसपैठ, और उसके इर्द गिर्द वो गए भी नहीं। जब जिस समय एड्रेस करना था, घोषणा पत्र में बताना था कि ट्राइबल के लिए, और ट्राइबल है जो सेंटिमेंट का जुड़ा हुआ है यहाँ के, उन विषयों को नहीं छुआ, जो कि जरूरी था कि जो ट्राइबल के आप सेंटिमेंट को आप ले सकें। और हमको लगता है कि यही है कि आप उसको एड्रेस नहीं कर पाए। आपने कई दिग्गज नेता, अगर आप देखिएगा इधर जुमला सुदर्शन भगत को आपने समीर उरांव को लड़ाया, अर्जुन मुंडा की पत्नी लड़ी, लेकिन कोई भी ट्राइबल नेता आपको मैंने जीत नहीं दिला पाए, क्योंकि वो नाराजगी थी, और वो एक पर्टिकुलर पार्टी के प्रति नाराजगी। वो एड्रेस किसी नेता के खड़े होने से वो दूर नहीं हो सकता था। तो एक आदमी इन लोगों को लगता था कि भाई ये बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, तो वो था। हालांकि चंपाई सोरेन आए और अपना उन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन बाकी किसी ने वो भी ट्राइबल नेता जो पार्टी के अंदर भी थे, और जो बड़े नेता और जो बाहर दूसरे दलों से आए थे, उनका किसी का कोई खास प्रदर्शन। जैसी उम्मीद थी बीजेपी को कि शायद कोल्हान में अगर वो आ रहे हैं चंपाई तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हो जाएगा, वो कुछ हुआ नहीं। उन लोग का विजन था कि भाई हम कोल्हान में
कम से कम 7 सीटें, क्योंकि पिछले बार कोल्हान में भाजपा का पूरी तरह से सफाया हो गया था और एक रणनीति के तहत वहाँ इन लोगों ने चंपई सोरेन को लिया, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुआ। शुरू से ही लग रहा था कि क्योंकि एक नेता को आप बुला के पूरे कार्यकर्ता को और उसके सेंटिमेंट को नहीं सीख सकते, क्योंकि किसी नेता से उसका सेंटिमेंट नहीं जुड़ा होता है, वो पार्टी और आप कैसे उसको एड्रेस करते हैं, उस मुद्दों को एड्रेस करते हैं, उस पर डिपेंड है। बिल्कुल संगठन से कोई कार्यकर्ता जुड़ा होता है, किसी नेता से, नेता के लिए वो काम नहीं करता, वो संगठन के लिए काम करता है। ये बहुत जरूरी जानकारी थी। तो कांग्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस पार्टी इंग्लैंड के साथ गठबंधन में और बड़े आराम से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। कांग्रेस के आप देखेंगे तो पिछले चुनाव में भी 16 सीटों की जीत दर्ज किया था, इस चुनाव में भी वो सीट है। आप देखिए कि कांग्रेस बहुत एग्रेसिव नहीं रही, राहुल गांधी भी आए, ठीक है, लेकिन उसको जेएमएम का साथ सपोर्ट भी, और उस सपोर्ट पे वो ट्राइबल का जो वोट है और ट्राइबल का जो सपोर्ट मिला, उससे वो अपनी सीटें, ऐसा कोई नहीं था 2-3 सीटों को अगर छोड़ दें, प्रदीप यादव लगातार जीतते आ रहे हैं, वो किसी पार्टी से लड़े तो वो कर रहे थे। इधर आपको तिर्की नेहा तिर्की भी नई विधायक के तौर पर आई थी, और अगर देखेंगे तो बाकी उसमें कांग्रेस की जीत में बहुत बड़ा जेएमएम का। ये तो गठबंधन की वजह से कांग्रेस का परफॉर्मेंस बढ़िया चल रहा है और बीजेपी ने जो ट्राइबल मुद्दों को एड्रेस नहीं किया, उसका खामियाजा बिल्कुल भुगतना पड़ा। आप देखिएगा कि पिछले चुनाव में भाजपा 25 वोट ले आई थी, उसके पहले 14 में 37 वोट ले 37 सीट जीती थी, 37। 2009 में आप देखेंगे सबसे इसका ये था 18 के आसपास 18 सीट। तो ये अब देखिएगा तो धीरे धीरे जो भाजपा का है, भाजपा की पकड़ अगर आप देखेंगे तो स्प्लिट टूवर्ड की रही है। आप देखेंगे उत्तरी छोटा नागपुर, इस बार भी देखेंगे तो उत्तरी छोटा नागपुर में ही बिल्कुल सिमट के रह गए, गुच्छा बन के रह गया उधर, और कहीं कहीं इक्का दुक्का बाकी जगह पे। वही सबसे बड़े कि एक पर्टिकुलर आप एरिया से पूरे राज्य को नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य की भौगोलिक स्थिति अलग है, सब सारे प्रमंडल के अलग अलग इशू हैं, अलग अलग विषय हैं। आप किसी एक विषय को फोकस करके पूरे क्षेत्र को एड्रेस नहीं कर सकते, सबके लिए आपको अलग अलग मुद्दे बनाकर करना था। तो हमको लगता है कि ये नहीं होगा जिसका असर। मैया समान और गोगो दीदी योजना वाला भी कुछ मामला फंसा क्या हुआ जाते, क्योंकि मैया समान यूनिवर्सल है और गोगो दीदी में इफर्ट्स लगे हुए हैं, कई क्लॉज लगा दिए गए। जो चुनाव प्रचार के दौरान जो चल रहा था, हम लोग भी गए मतदाताओं से बात की, तो उनका मतदाता का क्लियर कट कॉन्सेप्ट था 2 चीज को लेके, एक मैया समान योजना और एक बिजली बिल माफी को लेके। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था। उनका कहना था कि भाई इन्होंने चालू किया है, हमको 4 महीने पैसे मिल गए हैं, इनकी घोषणा है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और जबकि जब भाजपा ने घोषणा की 2100 की, तो हेमंत सोरेन ने 2500 की कर दी कि भाई दिसंबर के दिन। तो उन लोगों को लगा कि ये तो हम लोग को मिल रहा है, 1000 रुपया मिल रहा है, और लेके जो भी वो उत्साहित थे और उनको बाकायदे डेट पता था कि डेट को आ रहा है। और दूसरी चीज है कि उनके खाते में आ रहा है, किसी तरह का उनको दौड़ धूप करना नहीं है। तो उसको लेके एक वोट तो इसका बहुत ज्यादा फेवर मिला है जेएमएम गठबंधन को, सरकार को। और दूसरा चीज ये आप जो गोगो दीदी योजना, तो गोगो दीदी योजना पे अभी इन लोगों ने भरोसा नहीं किया, क्योंकि आप भी घोषणा कर रहे हैं, वो भी घोषणा कर रहे हैं, जो हमारे पास हकीकत है। लेकिन बिजली बिल माफी का भी बहुत बड़ा असर रहा है, लोगों का 20-20, 25-25 हजार बिल माफ हुआ और उनको दिखा, प्रत्यक्ष रूप से दिखा, जिसका उन्होंने अपने वोट के रूप में। तो कुल मिला के कहें तो ये मैया समान और बिजली बिल, ये दोनों जेएमएम के लिए और उस पार्टी उस गठबंधन के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। और पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों ने मोदी जी की गारंटी पे भरोसा नहीं किया
हेमंत सोरेन और उनकी सरकार की गारंटी पे भरोसा किया। अब आइए बात कराते हैं आपकी अपने ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी से, जिनसे आप लोग बिल्कुल परिचित हैं बहुत अच्छे से। आनंद मोहन जी, आप भी लगातार आते रहे हैं और न्यूज रूम में आप लोगों को पूरी विस्तार से बताते रहे। इस बार बताइए, इस बार के चुनाव में आपने क्या खास देखा और कई बड़े नेता इस बार हारे हैं। ये उम्मीद की जाती है कि वो विधानसभा में बहुत बढ़िया बहस करते हैं, अच्छे मुद्दे उठाते हैं, जनता के मुद्दों पर बात करते हैं। तो नेता इस बार हार गए। देखिए, एक तो ये चुनाव जो है तो बहुत ही हमारे कहीं कि इंडिया गठबंधन के लिए आधी किस्म का है। और इसमें अगर बात शुरू करें हम लोग की इंडिया गठबंधन के कौन लोग हारे, तो उसमें आप देखिए कि 4 मंत्री हारे। बेबी देवी हारे, जयराम माथुर से हारे। जयराम माथुर से क्यों हारे? तो जयराम माथुर का जो वेब वो देखा आपने कि कैसा कैसे चला गया और उसने पूरे इंडिया को ऐसा डैमेज किया, आपको को ऐसा डैमेज किया कि एक इबादत लिखती है जेएमएम को भी नहीं छोड़ा। जेएमएम को भी वहाँ से हार गए। दूसरे इनके मंत्री हारे ब्रेड ठाकुर, जिनका एंटी इनकम्बेंसी पहले से चल रहा था। पन्ना गुप्ता हारे, सरगुजा के परंपरागत वो हारे और उनकी अदावत, राजनीति की अदावत लगातार परंपरा के रूप में चलती आ रही है। और ऐसे 6 मंत्री चुनाव जीत गए। तो मुझे लगता है कि जो प्रत्याशी इस चुनाव में हारे और जो आपकी बात थी कि विधानसभा बड़ी शिद्दत से चीजों को उठाते हैं, बड़ा सिंसियर किस्म के विधायक है, तो आप विनोद सिंह जो इशारा कर रहे थे मालूम से बहुत वो चुनाव हारे। तो मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी खुद के प्रत्याशी का भी होता है, जो इस चुनाव में दिखा कि जो प्रत्याशी हारे और अगर इंडिया गठबंधन फोल्डर से हारे तो वो उनका अपना खुद का एंटी इनकम्बेंसी रहा होगा और समीकरण भाजपा ने वहाँ विरोध बनाया तो वो हारे। दूसरे देश महत्व के बारे में क्या कहेंगे? सुदेश महतो का हारना वाकई में इंडिया के लिए बड़ा सेटबैक है और खुद आंसू के लिए। और आंसू का तो हमारा अब हमको लगता है कि आंसू को एक बार इसका चिंतन मनन करना चाहिए कि क्या हुआ। और जेएलकेएम जो और जयराम महतो जो एक बड़ी चुनौती बन के उभरे आंसू के लिए, भाजपा के लिए बाद में होंगे, इंडिया गठबंधन के लिए बाद में होंगे। अब वजूद का सवाल हो गया है आंसू के लिए वो जेके है। तो वो चीजें उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। और सुदेश महतो का हारना वहाँ भी जेकेएलएम भी फैक्टर, जेएलकेएम भी फैक्टर रहा और बहुत जबरदस्त वोट लेकर के आया। तो सुदेश जी ने आपको बड़े विस्तार से बताया, जिनको लगातार देख रहे थे क्या प्रदर्शन चल रहा है। तो एक नया कहें कि एक राजनीतिक पोस्ट बन गया है झारखंड में। दूसरा मित्र अगर इस पूरे चुनाव को ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो एक को लगता है कि जो आपने अभी बता भी दिया उसको बार बार रिपीट करना है कि जो मैया सम्मान योजना और बिजली बिल जैसा सतीश जी ने बताया, लगातार वो इन चीजों को देख रहे हैं, हमारे जो भी साथी रहे। तो ये दो तो बड़ा फैक्टर था। और एक बड़ा फैक्टर हमको लगता है एसेट बना जेएमएम के लिए, वो है खुद कल्पना सोरेन। और कल्पना सोरेन ने ये मैंडेट अगर आप कह देना कि केवल जो परंपरागत वोट इंडिया गठबंधन का उससे आ जाए तो मुझे नहीं लगता, संभव नहीं लगता है कि वो पूरा ट्राइबल का वोट केवल मान लें और केवल एक का वोट मान लें और एक परंपरागत जो इंडिया गठबंधन के का जो फोल्डर है उसका वोट नहीं, ये वोट जेएमएम ने इस बार प्लस किया है। हम लोग पिछली बार जब बैठे थे अपने स्टूडियो में तो हम थे, आप थे और अनुज भैया थे, 3 लोग हम लोग बैठे थे। उस दिन अनुज भैया ने एक बात कही थी कि आज का जो नई पौध जो है झारखंड की या कहीं की विदेश की, वो एक चेंज मांगता है। तो जेएमएम में कल्पना सोरेन के रूप में मुझे लगता है कि चेंज मिला कि बिल्कुल जो एक परंपरागत नेता आते थे भाषण लेके जाते थे उससे बिल्कुल हट के कल्पना का स्टाइल भी बिल्कुल अलग है, वो नए तरीके से लोगों से संवाद करती है। इसका फायदा मिला है जी एकदम डेफिनेटली। मुझे सुनील जी भी ने आपको बताया कि कैसे वो बहुत नजदीक से चीज़ों को देख रहे हैं जीवन में कवर करते हुए। तो मुझे अब मैं जब देख रहा था चीज़ों को और मेरे साथियों का जो एक रिपोर्ट थी कि पूर्ण स्टार कैंपेनर कहाँ चले, तो मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री भी आए, अमित शाह भी आए, राजनाथ सिंह आए, बहुत फायर ब्रांड हेमंत बिस्वा शर्मा ऑलरेडी थे और योगी आदित्यनाथ थे। और उसमें मुझे लगता है कि जब मोदी की सभाएं होती थी तो 3-4 कंस्टिट्यूंसी को मिला करके लेके आया जाता, 3-4 कंस्टिट्यूंसी को मिला के वो सभाएं करते थे और वो भीड़ दिखती थी। लेकिन कल्पना सोरेन का रोज भीड़ जाम पड़ा और आप देखिए कल्पना सोरेन का वो भीड़ जाकर के आप जरमुंदी वाला देख लीजिए। लेकिन आप
कल्पना सुरेन की भीड़ जाकर के उसकी छोटा कहीं भी जाइए, कहीं भी आप कहीं भी देखिए, एक सिंगल नेता की मतलब जबरदस्त पर्सनैलिटी डेवलप हुआ है। और कल्पना सुरेन राजनीति का ग्रामर बखूबी उन्होंने समझ लिया और बहुत ही जबरदस्त किस्म का उनका रेटर बहुत अच्छी है। भीड़ से संवाद है, करेक्ट करती है। और लोकसभा चुनाव के बाद से मुझे लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में उनको और बहुत सारे कुछ सिखाए हैं जिसका ये रिजल्ट आने वाले दिनों में ये बात लगता है जेएमएम को और मजबूती मिलेगी। जिंदगी और जीवन की और बड़ी चुनौती है इस लिहाज पे कि आपको इतना मतलब चुका है कि प्रचंड बहुमत मिला है, तो अब स्टेज के प्रति आपकी जवाबदेही बढ़ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। आप सदन आपने जो वादे किए हैं वो सारे पूरे करने की जिम्मेदारी एक बढ़ेगी। आधी आबादी की बड़ी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर कॉपी है आधी आबादी की। महिला समाज योजना से लेकर के सारी चीजें, तो आप जब बड़े मार्जिन से जीतते हो तो एक बड़े फलक भी आपसे उम्मीद करती है कि बड़ा चुनौती भरा सरकार जी बिल्कुल, तो सरकार को अब ये इफ बट नहीं गिराना होगा कि मेरे पास ये संसाधन नहीं, वो संसाधन नहीं, क्योंकि चुनाव के पहले आपने जो वादे किए हैं निश्चित तौर पे आपने कुछ न कुछ गुना भाग किया होगा कि आपके पास वो संसाधन है, आप वो चीजें कर सकते हैं, तभी आपने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी का, चौधरी जी का और सुनील झा जी का कि आप लोगों ने इस चुनाव के बारे में, चुनाव से जुड़ी जो चीजें थी उसके बारे में हम लोगों को विस्तार से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपकी मुलाकात कराएंगे आनंद जी के साथ और अन्य साथियों के साथ चुनाव से जुड़ी अन्य विश्लेषण को लेकर, क्योंकि आज रिजल्ट का दिन है, बहुत मारामारी हैट्रिक दिन है आज, सारे लोग अपने काम में व्यस्त हैं। जब ये लोग कल आराम से बैठेंगे और विश्लेषण शुरू करेंगे तो हम लोग विश्लेषण को लेकर आपके साथ फिर एक बार जुड़ेंगे। तब तक के लिए हम लोगों की इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।